Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. We'll continue with the chapter that is sexual reproduction in flying plants, and we continue with the topic that is pre-fertilization events. What we have to discuss in pre-fertilization events, we will talk about the structure of the female part that is gynoecium. ठीक है, gynoecium के 3 पार्ट्स हैं जैसे हमने बिगनिंग में भी स्टडी किया था, स्टिग्मा, right, style and ovary. Ovary में you can see ovules. Clear? 3 parts. Stigma, ये वाला part stigma, this region is style and this part is ovary. Ovary में placenta हैं, placenta के ऊपर what are attached? Ovules. Clear? Now this gynoecium, or I can use the word carpel also. Clear? ठीक है, एक ही बात है, पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं. क्लियर? इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? अब कार्पेल्स, दे कैन बी वन, दे कैन बी मोनोकार्पेलरी. एक कार्पेल होगी तो हम ये वर्ड यूज करेंगे मोनोकार्पेलरी. अगर एक से ज्यादा होंगी तो हम वर्ड यूज करेंगे मल्टीकार्पेलरी. तो 2 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, मोनो एंड मल्टीकार्पेलरी, राइट? इफ मल्टीकार्पेलरी कंडीशन इज देयर, राइट, इट कैन बी एपोकार्पस और इट कैन बी सिनकार्पस और इट कैन बी एपोकार्पस. क्लियर? मल्टीकार्पेलरी मीन्स बहुत सारी कार्पल्स जुड़ी हुई हैं. अगर प्रेजेंट है, बहुत सारी कार्पल्स जुड़ी नहीं, प्रेजेंट है, वो जुड़ी हुई हो सकती हैं तो हम कहेंगे सिनकार्पस. इफ दे आर फ्री वी यूज द वर्ड एपोकार्पस. क्लियर? तो 2 टर्म्स मैंने यूज की, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. दिस इज एपोकार्पस, दे आर ऑल यूनाइटेड. ये किसकी है? हिबिस्कस का एग्जाम्पल है. और यू कैन सी दिस इज ऑल्सो कार्पस, दे आर ऑल यूनाइटेड. दिस इज पैपेवर या फिर पॉपी प्लांट कह देते हैं कॉमनली. क्लियर? अब ये जो आप देख रहे हो ये मिकेलिया है और इसमें जो सारी कार्पल्स हैं दे आर फ्री. क्लियर? तो पिस्टिल में क्या, पिस्टिल को हम कार्पल्स बोलते हैं. कार्पल्स, दे कैन बी single carpel, we call it mono, and they can be many carpels, we use the word multicarpellary. They can be united syncarpels, they can be free epocarpus condition. Now let us understand the structure of the ovule. Ovule किसके ऊपर अटैच था? अभी हमने देखा था ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्लेसेंटा के साथ. क्लियर? अब जिस स्टॉक, दिस इज प्लेसेंटा, जिस स्टॉक के साथ वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है उस स्टॉक को हम कहेंगे फ्यूनिकल. क्या कहेंगे? फ्यूनिकल. दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल. क्लियर? मैंने यहाँ स्पेलिंग्स करेक्ट कर दिए. क्लियर? सो राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, फ्यूनिकल. क्लियर? नाउ प्लेसेंटा के साथ जो ओव्यूल की जो बॉडी है, इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विद द स्टॉक एंड दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल. अब जब ये ओवरी की, ओव्यूल की जो बॉडी जहां पे अटैच्ड है फ्यूनिकल के साथ, इसको हम कहते हैं हीलियम. ठीक है? फ्यूनिकल जो स्टॉक, द फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिसके साथ ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है. हीलियम वो चीज है जब बॉडी, जहां पे बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल. Clear? So we are what? We are explaining the different parts of the structure of the ovule, right? And then we come to these 2 parts, that is integuments, protective coverings around the ovule, which are called as integuments. It can be outer, it can be inner. ये protective coverings है around the ovule. Clear? Then we have this, जहाँ पे integuments absent हैं, this region is called micropyle. Where integuments are absent, that region is called micropyle, and opposite to micropyle is the region chalaza. Right? Inner to this, ये जो पूरा अंदर cells, ये भरा हुआ structure है, ये तो embryo sac है, बना हुआ है. पहले जो है ovule का body पूरा cellular mass होता है, भरा हुआ होता है, and that is called as nucellus. What is that called as? Nucellus. Clear? So this is the structure of the ovule. What are the different components? Funicle, helium, micropyle, then chalaza and nucellus. Integuments also. Right? So these are the various parts of the ovule. Very important. जो हम study करते हैं, that is typical ovule, anatropous ovule study करते हैं, which is found in most of the angiosperms.
क्लियर? तो ये पार्ट्स एग्जाम में कई बार ओव्यूल, मोस्टली, कई बार नहीं, मोस्टली ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाता है और उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं, विच यू शुड लर्न बाय हार्ट. Clear? Now let us look at these parts one by one. Now it is a small structure which is attached to the placentae. We have talked about funicle, stalk with which the ovule is attached to the placenta. Helium, it is the junction between the ovule and the funicle. Clear? Integuments, protective envelopes are called integuments. Then micropyle, small opening at the tip of the ovule where integuments are absent and from where the pollen tube will enter. Then chalaza, the basal part of the ovule where the integuments and the funicle arise. Lastly, nucellus, it is what? Parenchymatous mass, and it is enclosed by integuments and it has lot of food reserve present in it. Is that clear to you? So this is about the structure of the ovule, right? I hope it should be clear to you, right? Now, on the basis of number of integuments, we have different categories. If single integument, एक ही integument है, जैसे gymnosperms, इसको हम कहते हैं unitegmic. अगर दो integuments हैं, example is angiosperms, that ovule is called bitegmic. अगर कोई integument है ही नहीं, absent है, जैसे loranthus है या olex plant है, उसको हम क्या कहेंगे? Ategmic. So we have three types on the basis of number of integuments, that is unitegmic, bitegmic and ategmic. I hope these three terms are clear to you, right? Now look at the different types of ovules. ये आपके NCERT में नहीं है, but sometimes we need to have better understanding, for better knowledge. We need to understand the different types of ovules. ये different types of ovules के structures हैं. Clear? ये बिल्कुल straight है, राइट, अपराइट बोलते हैं, जिसमें फ्यूनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल एक ही लाइन में है. एंड दिस इज आर्थ्रोट्रोपस. दिस इज फाउंड इन केस ऑफ साइकस प्लांट. क्लियर? नाउ इन्वर्टेड, ये 180 डिग्री पे घूम गया ओव्यूल, और जैसे मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल पाया जाता है दैट इज एनाट्रोपस. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल. Right? Upright orthotropous, inverted anatropous, half inverted hemianatropous. Right? You can see this is half inverted at 90 degree पे खड़ा है. Right? On the funicle, this is hemianatropous. Example, ranunculus. Clear? Clear? राइट फिर जब बॉडी घूम गई है ओव्यूल की, एम्ब्रियोसैक नहीं घूमा, बॉडी घूम गई है ओव्यूल की, एंड इट इज कर्व्ड, इट इज कॉल्ड कंपाइलोट्रोपस. Right? Example you can take, that is you find this in Leguminosae family. Clear? जब बॉडी ओव्यूल की भी घूम गई, एम्ब्रियोसैक भी कर्व्ड है, and that condition is called Amphitropous. Example is poppy plant. Clear? और ये टिपिकल सा एक डिफरेंट सा ओव्यूल है जिसमें पूरा 360 डिग्री पे घूम गया है. फ्यूनिकल ने पूरा ही कवर कर लिया है ओव्यूल को. दिस इज Carcinotropous, and example we can take Apanchia. I hope all these different types of structures of different types of ovules is clear to you. Clear? Right? So this is different types of ovules. Now let us come to the next topic, very important topic, that is megasporogenesis. What is megasporogenesis? Formation of megaspores. megaspores ने क्या बनाना है? फीमेल गैमेटोफाइट. क्लियर? megasporogenesis, megaspores की फॉर्मेशन. megaspores ने क्या बनाना है? एम्ब्रियोसैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी एक्चुअली क्या है. जैसे हमने बात की थी, स्ट्रक्चर की बात की थी, न्यूसेलस के अंदर, राइट, न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन में, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसेलस के अंदर एक सेल प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल तैयार होता है. इसने क्या बनाना है? मेगास्पोर मदर सेल तैयार करना है. क्या तैयार करना है? मेगास्पोर मदर सेल. वन सेल डिफरेंशिएट्स एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल. कौन सी साइड? माइक्रोपाइलर साइड, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. क्लियर? कहाँ पे? न्यूसेलस के अंदर. ठीक है, अब ये दो में डिवाइड कर गया, राइट. इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. बाहर वाला पेराइटल सेल, राइट, अंदर वाला स्पोरोजेनस सेल.
दो सेल बनाएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? प्राइमरी पेराइटल सेल इट विल, इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। स्पोरोजिनस सेल्स आगे जाके अगेन दे विल डिवाइड, दे विल अंडरगो मियोसिस एंड दे विल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हुई, मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस करेगी एंड इट विल फॉर्म मेगास्पोर्स, चेन ऑफ मेगास्पोर्स। कितने? 4 मेगास्पोर्स, टेट्राड 4 मेगास्पोर्स तैयार हो गए। एज यू कैन सी 4 मेगास्पोर्स, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4। क्लियर? ये तो डीजेनरेट कर जाएगा, इट विल फिनिश ऑफ। अब इसमें से 3 मेगास्पोर्स खत्म हो जाएंगे और एक बच जाएगा, और एक जो बच गया उसको हमने क्या कहा, फंक्शनल मेगास्पोर। 3 खत्म हो गए, डीजेनरेट कर गए, एक बच गया। अब एक मेगास्पोर ने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है, क्या है, एम्ब्रियो सैक तैयार करना है। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? अब ये फंक्शनल मेगास्पोर अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। इट विल अंडरगो माइटोटिक फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, 2 न्यूक्लियाई, अगेन इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। ये जो 2 न्यूक्लियाई कॉर्नर्स पे चले गए, फिर से माइटोसिस होगी, 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे, इनकी फिर से माइटोसिस होगी और ये क्या बनाएंगे, अगेन दे विल फॉर्म 3। इधर भी आप देख रहे हो 4 बन गए, इधर भी 4 बन गए। पहले 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। अब ये कितना स्ट्रक्चर बन गया, इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, टोटल 8। दिस इज हैविंग 4, दिस इज हैविंग टोटल 8 न्यूक्लियाई। क्लियर? अब जो 8 न्यूक्लियाई हैं, इनमें से एक इधर वाली साइड से, एक इधर वाली साइड से, दोनों सेंटर में आ गए, और ये क्या बना कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। एक्चुअली पोलर न्यूक्लियाई जुड़ के क्या बना देंगे, ऑर्गेनाइज होके सेंट्रल सेल बना देंगे। क्या बनाएंगे, सेंट्रल सेल। और जो 3 न्यूक्लियाई पीछे दोनों तरफ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, इनमें भी वॉल्स अपीयर हो जाएंगी। क्लियर? क्या अपीयर हो जाएंगी, वॉल्स। तो 3 cells will be ready now at the chalazal site, and these are called what? Antipodal cells. 3 cells formed towards chalazal site, and these are called antipodal cells, and 3 cells formed towards micropylar site, and this is called egg apparatus. Egg apparatus में सेंटर में तो एग है और इर्द गिर्द सिनर्जिड्स हैं। वी विल सी इट इन द फर्दर डायग्राम्स, राइट? सो इतना काफी है अंडरस्टैंड करना आपके लिए कि मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या फिनोमिनन हो रहा है। एक सेल जो है स्पोरोजिनस, एक जो सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूसेलस का, क्या कहलाता है, आर्कीस्पोरियल सेल, राइट? ये 2 में डिवाइड कर गया। इसने बाहर वाला सेल जो बना उसको हमने कहा पेराइटल सेल, अंदर जो सेल बना स्पोरोजिनस सेल, और इस स्पोरोजिनस सेल की जो मियोटिक डिवीजन होने के बाद 4 मेगास्पोर्स तैयार होंगे। उसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और एक ही बचेगा, और एक जो मेगास्पोर है इट विल अंडरगो meiotic divisions, successive mitotic divisions. It will undergo successive 1, 2, 3. कितनी mitotic division हुई, 3. ठीक है? क्या बना, एम्ब्रियो सैक बना, और उसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, 8। और हर अल्टीमेटली 3 न्यूक्लियाई एक तरफ चले गए और 3 न्यूक्लियाई एक तरफ चले गए, और इनमें क्या बन गई, सेल वॉल्स। क्लियर? 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए और वो ऑर्गेनाइज होके क्या बना देंगे, सेंट्रल सेल। I hope this is clear to you, right? This much should be clear to you. So next we will talk about the steps in the process of megasporogenesis. Clear? अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा the process of megasporogenesis. Now let us understand with the help of the flow chart. जैसे मैंने कहा, एक सेल न्यूसेलस का, राइट, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल 2 में डिवाइड कर गया, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में क्या टेक प्लेस करेगा, मियोसिस। क्या बनेगा, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। उनमें से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स में से, अब आपसे कई बार पूछ लेते हैं प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल क्या है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में कोई मियोटिक डिवीजन नहीं हुई, तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। तो इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, और इसकी प्लॉइडी क्या है, n है। अब जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो सारा हेप्लॉइड होगा।
एक बात ध्यान रखनी है, राइट, प्लॉइडी ऑफ MMC मेगास्पोर मदर सेल कितनी क्या है 2n, ठीक है, मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉइड हो गया, ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, इसमें से 3 degenerate and only 1 remains functional, और ये जो मेगास्पोर फंक्शनल है it will undergo mitosis, it will form 2 nuclei, 2 से 4 again mitosis and ultimately कितने न्यूक्लियाई बने 8, राइट तो अभी हमने क्या बना दिए 8 न्यूक्लियाई, क्लियर। अब 8 न्यूक्लियाई कैसे अरेंजमेंट शो करते हैं वो देखेंगे। अब 8 न्यूक्लियाई क्या बनाएंगे, इनका अरेंजमेंट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ 8 न्यूक्लियाई, किसमें बने हैं, एम्ब्रियो सैक में बने हैं, ठीक है। अब इसमें से 3 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड क्या बनाते हैं, एग एपरेटस, इसमें एक एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स का काम क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करना, क्लियर। 2 जो सेंटर में आ गए वो क्या बनाएंगे, सेंट्रल सेल या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। एक्चुअली ये कंबाइन हो जाते हैं, एक सेल में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, और 3 at the chalazal end they form antipodals, एक्चुअली ये भी डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, नरिशमेंट ड्रॉ करेंगे न्यू सेल से थोड़ी थोड़ी एंड दे विल ऑल्सो डीजेनरेट, इज दैट क्लियर, राइट। सो ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना है, 8 न्यूक्लियाई बट इट इज 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियाई बट 7 सेल्ड, हैप्लॉइडी क्या है n, इट इज हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। जितने भी सेल्स हैं, सिनर्जिड्स, एग, एंटीपोडल्स, इनकी प्लॉइडी क्या है, इनकी n है, इनकी n है, इसकी 2n है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, क्लियर। सो दिस इज megasporogenesis and the formation of female gametophyte. Now look at the steps. One of the megaspores is functional while the other 3 degenerate in the majority of angiosperms. Only the functional megaspore, it will change into embryo sac. This is called what? Monosporic development. ये क्वेश्चन आ जाता है, what is mono? Why it is called monosporic? क्योंकि एक मेगास्पोर से तैयार होती है, इसलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्लियर। नाउ न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, it will undergo mitotic divisions. क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई, राइट, 2 न्यूक्लियाई, राइट, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। अल्टीमेटली फिर माइटोसिस होगी, 4 न्यूक्लिएट एंड देन 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, सो 2 4 8, क्लियर। एज यू कैन सी द अरेंजमेंट हियर। अब यहाँ पे सेंटर में एग एंड सराउंडेड बाय सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स के बेस पे कई बार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी देखने को मिलती हैं एंड दिस इज कॉल्ड फाइलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं, फाइलीफॉर्म एपरेटस, राइट, दिस इज हियर, ये फाइलीफॉर्म एपरेटस, ये सिनर्जिड्स एंड दीज आर एंटीपोडल्स, और सेंटर में सेंट्रल सेल, राइट। फाइलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, पोलन ट्यूब को एंट्री लेने में हेल्प करना, गाइड करना, राइट। सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड्स तब खत्म हो जाता है जब पोलन ट्यूब एंट्री ले लेती है, दूसरा सिनर्जिड्स तब खत्म हो जाता है जब पोलन गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्लियर। आई होप it should be clear to you, right? Now, structure of embryo sac. 6 of 8 nuclei are surrounded by cell walls and remaining they form polar nuclei, right? 3 cells they group together at micropylar end और क्या बना देंगे, एग एपरेटस। कहां पे बनता है एग एपरेटस, माइक्रोपाइलर एंड पे। एग एपरेटस में क्या क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, जैसे हमने पीछे समझा है, क्लियर। फाइलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेलुलर थिकनिंग्स का बना हुआ है और सिनर्जिड्स के बेस पे प्रेजेंट है। इट हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स, क्लियर। सो दिस इज द
what you say, the structure of the embryo sac and what all is present in the mature embryo sac. Clear? It should be clear to you. राइट नाउ चलाजल एंड पे क्या प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल्स, इनका कोई काम नहीं, नरिशमेंट ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं शुरू में एंड देन दे डिजेनरेट. क्लियर? सो टिपिकल एंजियोस्पर्म में कितने हुए, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स हुए, ये याद रखना है. राइट और इसकी प्लॉइडी क्या है एम्ब्रियो सैक की, जैसे मैंने पीछे बताया इट इज N, right, haploid. Clear? Now let us see what we have studied today. Let us try to answer some questions. How many microspore mother cells are required to form 1600 pollen grains? अगर 1600 pollen grains तैयार करने हैं तो कितने हमें MMC चाहिए, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे? अब जैसे हमने पीछे भी बात की थी, अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इट विल फॉर्म 4 pollen grains. क्लियर? क्लियर? राइट? 100 है तो इट विल फॉर्म 400. क्लियर? तो ऑफ कोर्स जब 400 होंगे तो कितने बनेंगे, 1600 पोलन ग्रेन्स बनेंगे. क्लियर? क्योंकि 4 पोलन सैक हैं, हर पोलन सैक में कितने हैं, 400 पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं हम. राइट? तो 400 पोलन ग्रेन्स एंड इन ईच सैक 4 into 4. Clear? That will form 1600 what you say pollen grains. तो कितने MMC चाहिए, 400 MMC to form 1600 pollen grains. Why pollen grains can be preserved as microfossils? It is because of the presence of this lipid-rich substance which is called sporopollenin. What is the ploidy of embryo sac? It is haploid. Give function of nucellus. It is the nutritive tissue present around the embryo sac. Clear? Synergids, they help to guide the pollen tubes. Central cell. Central cell is diploid structure. It helps to form the endosperm, which we are going to see in the next videos. Clear? So this is about pre-fertilization events. Thanks for watching this video. That's all in this video. We'll come again with another interesting video. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.